हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का न्यूटोनियन मैकेनिक्स और हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो कि चैप्टर फर्स्ट डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल से है। ठीक है, इससे भी पहले हमने और भी कई सारे वीडियोज़ को अपलोड किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उन वीडियोस को देखें, वो भी बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे सपोज कर लो कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम होगा, उस सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल या कह सकते हो बहुत सारे पार्टिकल अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इस पूरे पार्टिकल का जो मास है वो मास किस पॉइंट पे ओरिएंटेड है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर का जो टोटल मास है वो किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर इसका मास सेंटर्ड है वह पॉइंट कहलाएगा द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मार्कर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सपोज कर लो कि एक ईंट हमने ले लिया, ब्रिक्स ले लिया है, तो ईंट का भी जो टोटल मास होगा किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। या सपोज कर लो अर्थ को हमने ले लिया, हमने पृथ्वी को ले लिया, तो पृथ्वी का भी जो टोटल मास है वो किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड है, और जिस पॉइंट पर सेंटर्ड होगा उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने कुछ पार्टिकल्स ले रखे हैं, जिसको हमने मान लिया इसका पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2, ठीक है, तीसरे का मास m3, फिर चौथे का मास है am4, पाँचवें का मास m5, S1। ऐसे ही सपोज करो कि n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लास्ट वाले का मास जो है mn है। जो पहला पार्टिकल है वो सपोज कर लो कि r1 पोजीशन पे है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख रहे हैं कि अलग अलग पोजीशन वेक्टर पे ये जो पार्टिकल्स हैं वो अवेलेबल हैं। मान लो पहला जो पार्टिकल है वो r1 पोजीशन पे, दूसरा r2 पे है, तीसरा r3, चौथा जो पार्टिकल है वो r4 पर है, पांचवा पार्टिकल r5 पोजीशन पे है, और वैसे n वाला जो पार्टिकल है वो rn पोजीशन पे है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस s1 प्लस mn rn होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस s1 प्लस mn। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये r सेंटर ऑफ मास है क्या, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने जो r सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है ये कह सकते हो कि पोजीशन है, न कि मास। ठीक है ना, ये मास नहीं है, ये क्या है, ये पोजीशन है। ये बता रहा है कि इस पूरे सिस्टम का मास किस पॉइंट पर सेंटर्ड है। ठीक है, जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल बताएं, एक एग्जांपल के तौर पे देखिएगा। सपोज कर लो कि यहाँ से ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। सपोज कर लो कि यहाँ से हमने एक हैमर को फेंका ऊपर की तरफ, एक हथौड़े को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ऐसे हमने ऑब्लिकली फेंका। तो आप देखेंगे कि ये जो हैमर होगा इसका कह सकते हो जो मोशन होगा वो रोटेशन करते हुए जाएगा। ऐसे जो हैमर होगा ऐसे रोटेट करते हुए जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो ऐसे दिखाई दे रहा है आपको कि रोटेट करते हुए आ रहा है। देखिए ये कैसे आ रहा है, रोटेट करते हुए आ रहा है। ठीक है, या ऐसे मैं इसको फेंकता हूँ तो रोटेट करते हुए जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो मोशन का जो पाथ होगा, पाथ लग रहा है कि पैराबोलिक नहीं है। ठीक है, ऐसे देख करके हमें ऐसा फील हो रहा है कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक नहीं है। जब ये हैमर यहाँ पर है तो हम देख रहे हैं इसका एंड यहाँ पे है। अगर इसको हम इससे मिलाएं तो ये एंड रहा इसका, यहाँ से यहाँ गया एंड, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। ज़रा सोचो कि क्या ये पाथ में पैराबोलिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इन हैमर की अगर हम बात करें तो जितना भी इसका पोजीशन है, ईच एंड एवरी पोजीशन पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आपको दिखाई देगा जिसका पाथ बिल्कुल ही पैराबोलिक होगा। ठीक है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को देखो, ऐसा अगर हम मिलाएं तो एकदम एक्यूरेट पैराबोलिक पाथ मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट को मिलाने पर ये पैराबोलिक पाथ मिला, वहीं पर मोशन करते वक्त इस हैमर का टोटल मास सेंटर्ड था। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया।
ठीक है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मास जिस पॉइंट पर सेंटर्ड होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आइए एक और चीज बताएं, अगर सपोज कर लो इफ m1 प्लस m2 प्लस s1 प्लस mn, सपोज करो टोटल मास का वैल्यू अगर कैपिटल M हो, ठीक है, देन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें, सेंटर ऑफ मास बराबर मिल जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस s1 प्लस mn rn होल डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ठीक है। या चाहो तो इसी m को बाहर निकाल के लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो 1/m इंटू m1 r1 प्लस m2 r2 s1, ठीक है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, ये तो रहा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो वेलोसिटी जब भी हमें निकालना होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यदि मान लो आप फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली क्या कर दो, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सपोज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और सिंपली लिख सकते हो क्या, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएट, या ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड of above equation with respect to time, ठीक है। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को तो देखिएगा क्या मिल गया इधर, d/dt r सेंटर ऑफ मास, और आप जानते हैं कि dr/dt वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है ना। dr/dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इज इक्वल्स टू 1/m को बाहर निकाल लेते हैं, d/dt m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस s1 प्लस mn rn, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे d/dt r सेंटर ऑफ मास को हम चाहते लिख सकते हैं v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/m, और यहाँ पे देखिएगा m1 को हमें डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, मिलेगा dr1/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस s1 प्लस mn drn/dt, ठीक है ना। और आप देखोगे कि यहाँ पर dr1 v1 बन जाएगा, dr2 v2 बन जाएगा, drn vn बन जाएगा, यानी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो सिंपली कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू 1/m इन ब्रैकेट m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस s1 प्लस mn vn, ठीक है ना। अच्छा एक और बात बता दें आपको, अगर चाहो तो यहीं से मोमेंटम भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास का। सॉरी टू से एवरीवन, हुआ क्या, दरअसल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक लाइट कट गया, और लाइट कट जाने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, तो अभी काफ़ी देर बाद लाइट आई है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको रब कर दिया है। देखिए हमने यहाँ तक आपको बता दिया था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है 1/m इन ब्रैकेट m1 v1 प्लस m2 v2 s1 mn vn हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम चाहें तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मोमेंटम निकालोगे, मोमेंटम तो कैसे मिलेगा, m को इधर भेज दीजिए तो मिलेगा आपको m इंटू वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस s1 प्लस mn vn, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये तुम्हारा मोमेंटम हो गया, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सिंपली कैसे टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें p1 प्लस p2 प्लस s1 प्लस pn, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को हम सपोज करते हैं सेकंड इक्वेशन, और हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिएगा इसी फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब आप फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन निकालते वक्त क्या करना पड़ेगा आपको, जो सेकंड इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। हम जानते हैं कि जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d/dt v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m, इसको बाहर निकालिए चूंकि कांस्टेंट टर्म है, फिर d/dt m1v1 प्लस m2v2 प्लस s1 प्लस mn/vn, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मिलेगा, देखना इसको, ये सब वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ये जितनी वेलोसिटी है सारे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है। हाँ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/m, देखो यहाँ पे m1 हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो dv1/dt प्लस dv2/dt, यहाँ पे m2 बाहर आ गया, प्लस s1 प्लस mn बाहर आ गया dvn/dt, ओके। इधर हम जानते हैं ये बन जाएगा एक्सेलरेशन a1 a2 a3, तो हमें मिल जाएगा a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस s1 प्लस mn an, ठीक है। तो ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। अच्छा देखो, यहीं से अगर हम चाहें तो फोर्स निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि m को जब आप इधर भेजोगे तो मिल जाएगा m इंटू ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिला m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस s1 प्लस mn an, ओके। और हम जानते हैं कि ये क्या होता है, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, फोर्स। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, यानी कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा F1 प्लस F2 प्लस S1 प्लस Fn, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके तब तक आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स, ठीक है। तो देखते हैं कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इम्पल्स की बात करें तो फोर्स और टाइम टेकन का जो प्रोडक्ट होता है इसे हम बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम टेकन, या ऐसे कह सकते हो कि यूनिट टाइम इंटरवल में किसी बॉडी पर हम जितना फोर्स लगाएंगे वही उसका इम्पल्स कहलाएगा, ओके। यूनिट टाइम इंटरवल में, यानी कि अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है तो यूनिट टाइम इंटरवल में किसी बॉडी पर हम जितना फोर्स लगाते हैं वह फोर्स क्या कहलाएगा, इम्पल्स, समझ गए। अब देखो एक चीज़ और, इस इम्पल्स का जो वैल्यू होता है, इम्पल्स का वैल्यू डेल्टा पी होता है, ठीक है। डेल्टा पी क्या है, द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये कैसे होता है इस चीज़ को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, देखिएगा। एज वी नो दैट यहाँ से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, या फिजिकल्स टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है इस चीज़ को, या फिजिकल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सिंपली डेल्टा टी को इधर भेज दिया तो एफ इंटू डेल्टा टी इजिकल्स टू मिल जाएगा आपको डेल्टा पी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स इजिकल्स टू क्या मिल गया आपको, द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इम्पल्स बराबर क्या मिल गया, द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन मिल गया, यानी कि इम्पल्स क्या है, द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अच्छा देखना, यहीं पे हम अगर चाहें तो इसको कैलकुलस मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। कैलकुलस मेथड से देखिए कैसे डिराइव करेंगे, कैलकुलस मेथड से, ठीक है। कैलकुलस मेथड से डिराइव करने के सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज कर लो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू 0 हो, ठीक है, 0 नहीं हो मतलब टेंस टू 0 हो। टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा मतलब टाइम का वैल्यू 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा 0.0000, बहुत सारा 0 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइम का वैल्यू अगर देखें तो 0 तो नहीं है लेकिन 0 के लगभग बराबर है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा। और यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे लिमिट लगा है, या फिजिकल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा, एफ इजिकल्स टू मिल जाएगा डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा है वो डी का फॉर्म ले लेगा, डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा एफ इंटू डी टी
इज इक्वल्स टू मिल गया dp। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, देखो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों साइड को जब आप इंटीग्रेट करोगे, अच्छा कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, p को p इनिशियल से लेकर p फाइनल तक, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, यहाँ से कर सकते हैं एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और p का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, p इनिशियल से p फाइनल तक, और जो हमारा टाइम है, टाइम के वैल्यू t1 से लेके t2 तक, एंड t को कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक, ठीक है ना। तो मिल जाएगा आपको इंटीग्रल ऑफ f इंटू डी टी फ्रॉम t1 टू t2। देखो t1 से लेकर t2 तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और dp को हम इंटीग्रेट करेंगे p इनिशियल से लेके p फाइनल तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने फोर्स को बाहर निकाल लिया, dt को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा t, और कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेकर t2 तक, इज टू मिला, यहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट को तो p मिल गया, dp को इंटीग्रेट करने पर कहाँ से कहाँ तक, p इनिशियल से p फाइनल तक, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको f t2 माइनस t1, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, एक बार हम फाइनल वैल्यू रखेंगे, यानी कि हमारा फाइनल वैल्यू है p फाइनल माइनस फिर इनिशियल वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और हमें मिल गया f इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा p। हमें यही तो प्रूव करना था, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स, यानी कि मिल गया हमें इम्पल्स इज इक्वल्स टू डेल्टा p, यानी कि द चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स। इसको हमने कैलकुलस मेथड से भी यहाँ पर डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पल्स क्या होता है, या फिर इसके फार्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं, ये चीज़ भी आपने सीख लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, और हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, दोनों ही लेक्चर हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करा दें, ठीक है। और उस टॉपिक के साथ जो हमारा ये चैप्टर है, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा न्यूटोनियन का खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि चैप्टर 5 है। रियली में अगर देखा जाए तो इसमें चैप्टर 5 दिया हुआ है, लेकिन अगर जो नया सिलेबस जो आया है, मैथमेटिकल फिजिक्स को अगर निकाल दो तो आपका जो न्यूटोनियन है, क्योंकि इधर न्यूटोनियन और मैथमेटिकल दोनों को एक ही में इंक्लूड कर दिया है, तो न्यूटोनियन का ये हमारा पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर, इसके बाद वाला जो टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन, इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने अगले चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करता हूं आपको लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों तब तक विदा लेंगे, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।